दो टॉपिक्स हमने रीड आउट करे एंड डन कर लिए, वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है, सिंपल। अ ट्रांसफर प्राइस इज दैट नॉशनल वैल्यू, क्या एक नॉशनल वैल्यू है जिसपे गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन इन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि जहां पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में ट्रांसफर करना है किसी गुड्स को, ठीक है ना। किसी कंपनी के अंदर हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स हो, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हो। अब मान लो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, राइट। दो डिपार्टमेंट है, वाई को किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, वो प्रोडक्ट बनाता है डिपार्टमेंट एक्स, वाई को मार्केट से वही प्रोडक्ट मिलता है मान लो 20 रुपीज में। डिपार्टमेंट एक्स कहता है हमसे ले लो 20 में, तो क्या वाई उससे 20 में ले लेगा? वाई डिपार्टमेंट एक्स से तब परचेज करेगा जब कुछ भी कम में मिलेगा तब, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स किस प्राइस पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, और थोड़ा सा थ्योरी वगैरह देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, फिर आएगा इसके बारे में समझ में। तो सिंपल है, ट्रांसफर प्राइस मींस नॉशनल वैल्यू होगी जिसपे गुड्स और सर्विस को ट्रांसफर किया जाएगा बिटवीन डिविजन्स में, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और देखो ट्रांसफर प्राइस आर नॉर्मली सेट ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स which are goods and service that are supplied by selling division to buying divisions. सेलिंग डिवीजन ट्रांसफर कर देगा किसको? बाइंग डिवीजन। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, ईच डिवीजन इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर मानते हैं हर डिवीजन को। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हर डिवीजन को क्या मानती हैं? प्रॉफिट सेंटर मानती हैं। पार्शियल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मानती हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मेजर बाय फिक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस फिक्स करता है वो, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, कि एक डिपार्टमेंट की वजह से मुझे क्या प्रॉफिट हुआ ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। So the transfer price can have impact on the division's performance, and hence lot of care is to be taken in fixation of the same. The following factors should be taken into consideration before fixing the transfer price. देखो क्या क्या चीजें होती हैं। ट्रांसफर प्राइस शुड हेल्प इन द एक्यूरेट मेजरमेंट करने में हेल्प करेगा डिविजनल परफॉर्मेंस की। शुड मोटिवेट करेगा डिविजनल मैनेजर्स को, किस लिए? मैक्सिमाइज प्रॉफिट को। मान लो हर डिपार्टमेंट्स को हमने टारगेट दे रखा है प्रॉफिट अर्न करने का, तो ओवरऑल तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज निकालने के लिए जो डिपार्टमेंट ने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया होगा वो भी सेल प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे हम, यानी कि ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ डिवीजन शुड बी एंश्योर्ड हो जाएगी। ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ गोल सेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट बन सकता है। ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं टू इवैल्यूएट द करंट परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, इंप्रूव द प्रॉफिट पोजीशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, एसेट इन डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एंड प्रपोज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी ये सारी चीजें काम आती हैं। मेथड्स क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के? देखो जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स को कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी सर्टेन प्राइस पे, तो वो प्राइस क्या होगा? या तो एक्चुअल कॉस्ट पे दे दो, या फिर कॉस्ट प्लस पे दे दो, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे दे दो, या फिर मार्जिनल। एटलीस्ट हम मार्जिनल कॉस्ट पे तो देंगे ही देंगे, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट पे तो देंगे ही देंगे। इसमें फिर थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके देंगे तो कॉस्ट प्लस बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बोलेंगे देंगे तो कॉस्ट प्लस बोलेंगे, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो। और क्या, या तो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर दो, मार्केट प्राइस पे नेगोशिएटेड प्राइस पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने कम वगैरह कराया होगा डिस्कस करके जो भी प्राइस डिसाइड किया होगा, नेगोशिएटेड प्राइस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। इन सब पे भी एग्जांपल्स है, सिंपल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने मार्जिनल में जब आपको बढ़ाया तो मार्जिनल में मैंने ये बताया सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो क्या निकल के आता था? कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट, तो क्या निकल के आता था? प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दोगे तब भी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वही सारी चीजें इसमें भी काम आएंगी, ठीक है। देखो आगे फिर एक बार ये रीड कर लेते हैं। देखो price based on cost, actual cost. Under this method the actual cost of production is taken as transfer price. क्या मानेंगे इसको? ट्रांसफर प्राइस। इंटरडिविजनल ट्रांसफर सच एक्चुअल कॉस्ट में कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, उसको क्या मानते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। समटाइम टोटल कॉस्ट
including fixed cost. Cost plus. Under this method, transfer price is fixed by adding a reasonable return on capital employed by the total cost. Standard cost है फिर. Under this method, transfer price is fixed on the basis of standard cost. The difference between the standard cost and actual cost being variance हो जाता है. Variance के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने. ठीक है ना, सिंपल. जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आता है वो क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल मींस जनरली वेरिएबल कॉस्ट की बात करेगा. अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे. ठीक है, फिर मार्केट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करेंगे. नेगोशिएबल प्राइस है, प्राइस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये सारी चीजें हम कर लेंगे. ठीक है, सिंपल. जनरली एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं. देखो कैसे करना है ट्रांसफर प्राइसिंग का काम. ये ट्रांसफर प्राइस में कैलकुलेट कैसे करना है, ये कैलकुलेट कैसे होगा, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है. देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता था, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बजट. बजटेड ऑपरेशन ऑफ डिवीजन पी. डिवीजन पी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. कहते हैं सेल कर रहे हैं हम 50,000 यूनिट. अगर मैं बेचता हूं तो कितने रुपए में बिकती है 50,000 यूनिट, 8 रुपए के हिसाब से. वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए की है तो कंट्रीब्यूशन 2 रुपए पर यूनिट आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन मेरा 2 रुपए पर यूनिट आ जाएगा. फिक्स कॉस्ट 75,000 है. डिवीजन का प्रॉफिट हो गया कितना, 25,000. क्वेश्चन ने मांगा क्या है, देखो इस चैप्टर में. द अमाउंट ऑफ डिविजनल इन्वेस्टमेंट. इस डिवीजन में इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है कंपनी ने, 1,50,000 की. एंड द मिनिमम डिजायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना 20% है. डिविजनल एक्सपेक्टेड आरओआई और डिविजनल एक्सपेक्टेड आरआई. आरआई मतलब रेजिडुअल इनकम. ये दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है. ठीक है, देखो एक मिनट, इसको देखते हैं अब कैसे करना है. किसी कंपनी में बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं और हर डिवीजन में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं कंपनी को पता है. तो कोई कंपनी का डिवीजन पी है. इस पी डिवीजन में कंपनी ने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखी है. इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है कंपनी ने, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,50,000 रुपए की. कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 1,50,000 रुपए की. बट क्वेश्चन ने ये बोला है कि डिविजनल का एक्सपेक्टेड आरओआई बताओ. एक्सपेक्टेड आरओआई बताओ. तो आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट कितना आया, 25,000 रुपए. तो आरओआई निकाल देते हैं. देखो 25,000 रुपए का प्रॉफिट आया जब कंपनी ने कितने रुपए लगाए हैं, 1,50,000 रुपए. इंटू में 100 कर दो इसको. ठीक है, परसेंटेज निकल के आ जाएगी. तो ये आ गया आपका 16.7%. यहाँ से तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंपल सा कैलकुलेट होके आ गया कि कितना कमाया है. एक्चुअल में क्या कमाया हमने, 25,000 रुपए कमाए. 1,50,000 लगा के इंटू में 100 कर दिया, परसेंटेज निकल के आई 16.71%. दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फिर डिविजनल एक्सपेक्टेड आरआई मांगा है. एक्सपेक्टेड आरआई डिविजनल प्रॉफिट्स, आरआई रेजिडुअल इनकम मांगी हुई है. देखो रेजिडुअल इनकम क्या होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड. जब 1,50,000 रुपए लगाए तो इसका 20% हमें कमाना चाहिए था. 20% मतलब 30,000. बट एक्चुअल में कितना कमाया हमने, 25,000. तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करते हैं इसमें. देखो इसमें जब भी आपसे आरआई मांगेगा, रेजिडुअल इनकम मांगेगा, तो एक्चुअल में डिविजनल का प्रॉफिट क्या हुआ, सबसे पहले लिखोगे डिविजनल प्रॉफिट. डिविजनल प्रॉफिट में से माइनस कर दो कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, मिनिमम डिजायर्ड प्रॉफिट. मिनिमम डिजायर्ड प्रॉफिट. तो ये चाहते थे 30,000 हो लेकिन हुआ 25,000. डिविजनल का प्रॉफिट एक्चुअल में 25,000 हुआ लेकिन ये चाहते थे 30,000 हो. तो रेजिडुअल इनकम आई हमारी माइनस में 5,000 रुपए. आरआई कितना हो जाएगा हमारा, -5,000. इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये दो ही चीजें मांगी हुई थी. बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट और कुछ भी नहीं. ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक्सपेक्टेड आरओआई जितना भी कमाया उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो. जब आरआई मांगेगा कि एक्सपेक्टेड आरआई क्या है डिविजनल से, एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो हमने सोचा था 30,000 कमाएंगे बट एक्चुअल में 25,000 कमाए. जो नहीं कमा पाए, ठीक है ना, वो 5,000 है, वो रेजिडुअल इनकम हो जाएगा आरआई मतलब. ठीक है, देखो ये निकाला हुआ है दोनों पार्ट. सॉल्यूशन इसका आरओआई आ गया हमारा 16.7%.
और डिविजनल प्रॉफिट्स का ये वाला पार्ट -5000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं एक और, काफी सिंपल है ये भी। कहता है कंपनी हैज टू डिवीजन, दो डिवीजन है एक्स और वाई। डिवीजन एक्स मैन्युफैक्चर करता है कंपोनेंट विच इज यूज्ड बाय डिवीजन वाई टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, देखो क्या है, एक कंपनी के पास दो डिवीजन है, डिवीजन एक्स और वाई। एक्स मैन्युफैक्चर करता है, एक ऐसा कंपोनेंट बनाता है जो डिवीजन वाई यूज करता है। डिवीजन वाई क्यों यूज करता है? यूज बाय डिवीजन वाई टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए वाई को जरूरी है वो। फॉर द नेक्स्ट पीरियड आउटपुट एंड कॉस्ट हैव बीन बस्टेड एज फॉलो, दिया हुआ है। कंपोनेंट यूनिट्स दे रखी है 50,000 यूनिट एक्स की, और कंपोनेंट यूनिट इसने बनाई, फिनिश यूनिट इसने बनाई। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2.5 लाख रुपए और इसकी 6 लाख रुपए। तो पर यूनिट निकालनी है, निकाल लोगे, फिक्स कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स कॉस्ट निकालने में सिंपल सही है ये तो। ठीक है, अब लिखा है द फिक्स कॉस्ट आर सेपरेबल फॉर ईच डिवीजन, फॉर ईच डिवीजन यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑन द ट्रांसफर प्राइस टू बी फिक्स फॉर डिवीजन एक्स, फिक्स फॉर डिवीजन एक्स कंपोनेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ केसेस दे रखे हैं, उस केस में आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, कुछ केसेस हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कितने डिपार्टमेंट है? दो डिपार्टमेंट। अ कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक्स है और डिपार्टमेंट वाई है। एक्स ऐसा कंपोनेंट बनाता है जो वाई को फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज करने होते हैं। ठीक है, अब एक्स ट्रांसफर करेगा वाई को, तो किस पे ही ट्रांसफर करेगा, कौन सा प्राइस, वही निकालना है, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करके देना है। देखो डिवीजन ए, वैसे गलत लिख दिया, डिवीजन एक्स होना चाहिए। डिवीजन एक्स कैन सेल कंपोनेंट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट में बेचता कितने में? एक्स 10 रुपए में। अगर मार्केट में एक्स बेचेगा तो कितने रुपए में बिक जाएगा? 10 रुपए में। डिवीजन वाई कैन ऑल्सो परचेज द कंपोनेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट एट दैट प्राइस। डिवीजन वाई भी क्या कर सकता है? मार्केट से भी 10 रुपए में खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, जब वाई डिवीजन मार्केट से भी 10 रुपए में खरीद सकता है तो वाई डिवीजन मार्केट से ही मंगा लेगा, इससे खरीदने की क्या जरूरत है? तो एक्स एटलीस्ट मिनिमम कितने रुपए में ट्रांसफर करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए इस केस के अंदर, फर्स्ट वाले केस के अंदर। देखो ले चलते हैं इसको और फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं एक बार। ये लो, ठीक है। अब देखो डिपार्टमेंट एक्स को ट्रांसफर करना है वाई को, डिवीजन ए क्या कर सकता है? मार्केट में बेच सकता है 10 रुपए में, राइट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट वाली बात हो जाएगी इसमें, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। हमें ट्रांसफर प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? ट्रांसफर प्राइस। पहले वाले केस के अंदर कहता है डिवीजन ए कैन सेल द कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितने का बेच सकता है? डिवीजन एक्स 10 रुपए में बेच सकता है, तो वाई को कितने रुपए में ट्रांसफर करेगा? वाई को भी 10 रुपए में करना चाहिए, जनरली लॉजिक तो ये बनता है। तो पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ। देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, चांस की बात है, इसमें 2,50,000 रुपए की आ रही है। 2,50,000 डिवाइड बाई 50,000 करो पर यूनिट, तो पर यूनिट जो प्राइस आ गया हमारा 5 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम किसी को प्रोडक्ट देंगे एटलीस्ट मैं वेरिएबल कॉस्ट तो चार्ज करूंगा, और साथ में क्या चाहिए मुझे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं मार्केट में ना बेचकर, यानी कि डिपार्टमेंट एक्स अगर मार्केट में ना बेचकर वाई को दे दे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने रुपए आ रही है? 10 रुपए में मार्केट में बिक रहा था अच्छा खासा, अगर मैंने वाई को दिया एटलीस्ट वो 5 में तो लेगा ही लेगा, राइट। एटलीस्ट मतलब कि मुझे 5 में तो देना ही पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। जो मेरा 5 रुपए का लॉस हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 5 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल वही बन जाएगा 10 रुपए, यानी कि ट्रांसफर प्राइस 10 रुपए ही निकलेगा इसका।
वेरिएबल कॉस्ट क्या दो, या फिर इसको कहीं कहीं मार्जिनल कॉस्ट भी लिख रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिनल कॉस्ट भी कितना आएगा, 5 रुपये आएगा पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट और सेम, यानी कि हर यूनिट पे 5 रुपये तो लगने ही लगने हैं। अगर मैंने इसको दे दिया, किसको दे दिया, डिपार्टमेंट वाई को, अगर एक्स ने, तो इसका नुकसान कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का। वो लॉस भी तो रिकवर करना पड़ेगा हमें। तो 10 रुपए में एटलीस्ट हम ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। सेकंड केस देखते हैं। एज पर द सिचुएशन, सेकंड वाला रीड करते हैं एक बार। एज पर द सिचुएशन मेंशन इन ए अबाउ, ठीक है। फर्दर एज्यूम करो डिवीजन वाई करंटली बाय द कंपोनेंट एक्सटर्नल सप्लायर। हम कहीं बाहर से माल खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, 10 रुपए में। डिपार्टमेंट वाई क्या कर रहा है, बाहर से खरीद रहा है, एक्स से नहीं ले रहा, ठीक है। देयर इज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, जिससे भी वो माल खरीद रहा है सप्लायर से, उसके साथ हमारा एक और एग्रीमेंट है। क्या है, बिटवीन द एक्सटर्नल सप्लायर एंड अदर डिवीजन जेड, किसी और डिवीजन के साथ जेड, विद इन द सेम ग्रुप। यानी हमारी कंपनी में दो ग्रुप नहीं है, एक और डिवीजन है। देखो, एक कंपनी में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। वाई को कंपोनेंट खरीदना है, या तो वो एक्स से खरीद ले या तो मार्केट से खरीद ले। ये मार्केट से खरीद रहा है अभी किसी से, ठीक है ना। करंटली बाई कर रहा है, सपोज कर लो एक्सटर्नल सप्लायर से, एक्सटर्नल सप्लायर से खरीद रहा है 10 रुपए में ही। इस जेड का, जिस एक्सटर्नल सप्लायर है, उसका हमारे डिविजनल जेड के साथ एक एग्रीमेंट है। क्या है, डिवीजन जेड के साथ, विद इन द सेम ग्रुप। हमारे एग्रीमेंट ये है कि एक्सटर्नल सप्लायर एग्री टू बाई वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट खरीद लेगा हमारे डिवीजन जेड का, जिसपे हम 4 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाएंगे। अगर मार्केट वाई ने उससे खरीदना बंद कर दिया, तो वो बंदा भी जेड से नहीं खरीदेगा, यानी कि हमें 4 रुपए का नुकसान और होगा कंपनी को। उस केस में क्या होगा, फॉर एवरी कंपोनेंट के लिए बताएं दैट डिवीजन बी बाई फ्रॉम द सप्लायर और नॉट। डिवीजन बी लिख दिया, डिवीजन वाई लिखना चाहिए, ठीक है। नीचे ए बी सी लिख दिया इन्होंने। तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें, सेकंड वाले केस के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करूं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 5 रुपए थी हमारी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपए। 5 रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जब मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट में, तो सेल कितने में हो रही है, 10 रुपए में। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 5 रुपए। यानी मैं किसी को दूंगा तो 10 रुपए में दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तो रिकवर करूंगा। या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पिछले में कह रहे थे, अगर मार्केट में ना बेच के हम अपने वाई को दे देंगे, वाई को देंगे तो 5 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कह सकते हो आप, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 5-5, राइट। और साथ में मेरा नुकसान 4 रुपए का भी है, वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 14 रुपए। ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 14 रुपीज आ जाएगा इस वाले केस में। सेकंड वाले केस में टोटल ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा 14 रुपीज, यानी कि डिपार्टमेंट एक्स वाई को तभी देगा जब 14 रुपीज देगा वो। क्यों, क्योंकि देखो वाई ने क्या किया, वाई अगर मार्केट से परचेज करता है, तो जिस सप्लायर से वो खरीदता है, वो सप्लायर भी हमसे माल लेता है, हमारी कंपनी से, हमारे दूसरे डिवीजन से, जिसमें 4 रुपए का प्रॉफिट होता है कंपनी को। अगर वाई मार्केट से परचेज नहीं करेगा, तो हमें 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान भी रिकवर करना पड़ेगा फिर डिपार्टमेंट एक्स को, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स को अपनी कॉस्ट निकालनी है, कंट्रीब्यूशन भी निकालना है, 4 रुपए वो वाले भी निकालने हैं। जो वाई अगर बाहर खरीद रहा था, तो 4 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। अगर वाई अपने ही डिपार्टमेंट एक्स से खरीदेगा, तो 4 रुपए का वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, यानी ट्रांसफर प्राइस शुड बी नाउ 14, ठीक है। सिंपल। देखो इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, ये ट्रांसफर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ गया, 10 रुपए, सिंपल। दूसरे केस में ट्रांसफर प्राइस क्या निकाला, मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट फोरगोन बाय डिवीजन जेड, डिवीजन जेड का नुकसान हो रहा था, वो भी रिकवर करना पड़ेगा इस बार। जब नुकसान नहीं हो रहा था, दो कॉस्ट थी ओनली, अब नुकसान हो रहा है तो वो भी रिकवर करना पड़ेगा। टोटल हो जाएगा 14 रुपीज, ठीक है। और देखते हैं आगे, इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं। देखो क्या है, a company fix the internal inter divisional transfer price
फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस, कौन सा मेथड है इस बार, कॉस्ट प्लस एन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इट in its division. The relevant portion of the budget for the division X for the year 2015 and 16 given below. बजट दिया हुआ है इन्होंने डिवीजन का पूरा। फिक्स एसेट्स 5 लाख रुपए की, करंट एसेट्स 3 लाख रुपए की, डेटर्स 2 लाख की, यानी टोटल हमने लगा रखे 5 3 8 और 10 लाख रुपए। एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ द डिवीजन 8 लाख रुपए की है। एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 8 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है हमें 10 रुपए। बस्टेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर ईयर, पूरे साल में हम बनाते हैं 4000 यूनिट। डिजायर रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहते हैं हम, 28% का प्रॉफिट चाहते हैं। देखो अब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है हमें 10 रुपए, फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट निकाल लो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख रुपए थी। फिक्स कॉस्ट अगर 8 लाख रुपए थी तो पर यूनिट कितनी आ जाएगी, अगर 4 लाख बना रहे हो तो 2 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, 12 रुपए। अब प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए 28% ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 लाख रुपए लगाए, 5 3 8 और 2 10, 10 लाख रुपए का 28% करो, 2,80,000 पर यूनिट निकाल लो, 0.70 आ गया, ट्रांसफर प्राइस आ गया। सब सिंपल। भाई जब मैं किसी को माल दूंगा तो मैं क्या रिकवर करना चाहते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है, प्रॉफिट कितने रुपए पर यूनिट आ जाएगा, 0.70 पर यूनिट, तो 12 रुपए 70 पैसे। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख का 28% कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 लाख से, पर यूनिट आ गया। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस। तो कॉस्ट प्लस याद नहीं रखना, जैसे क्वेश्चन ने बोला होगा वैसे कर देंगे, काफी सिंपल पॉइंट है। देखो एक और 14 इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या है, XYZ लिमिटेड which has a system of assessment of divisional performance on the basis of residual income पे performance calculate करनी है। has two division alpha and beta, किसी कंपनी के अंदर XYZ लिमिटेड में 2 डिवीजन है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा हैज एनुअल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर, अल्फा पूरे साल में बना सकती है 15 लाख यूनिट। नंबर ऑफ स्पेशल कंपोनेंट दैट इट सेल टू आउटसाइड कस्टमर, आउटसाइड कस्टमर को ही बेचता है। बट हैज आइडल कैपेसिटी, कुछ आइडल है मतलब कुछ काम नहीं कर पाते, उसे कहते हैं आइडल, खाली रह गया। द बस्टेड रेजिडुअल इनकम बीटा 1 करोड़ 20 लाख दे रखी है बीटा की। ठीक है, बीटा दैट द अल्फा की भी दे रखी है 1 करोड़, दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, अल्फा की भी एंड बीटा की भी। अल्फा की कितनी है 1 करोड़ 20 लाख और इसकी दे रखी है 1 करोड़। अदर रेलिवेंट डिटेल्स एक्सट्रैक्टेड from the budget of alpha for the current year as follow, given है। सेल आउटसाइड कस्टमर को सेल आउटसाइड कस्टमर को कितना किया इन्होंने, 12 लाख यूनिट 180 में। ठीक है ना, 12 लाख यूनिट कितना है 180 के हिसाब से बेचा है। तो बेच सकता था ये 15 लाख कितना था ऊपर, 15 लाख यूनिट। एनुअल कैपेसिटी थी 15 लाख यूनिट की, बट इन्होंने बेचा कितना, सिर्फ 12 लाख यूनिट बेचा, तो 3 लाख यूनिट नहीं बेच पाए। तो 3 लाख यूनिट जो नहीं बेच पाए उसे कहेंगे आइडल कैपेसिटी, 3 लाख यूनिट कम रह गए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट है 160 रुपए, डिविजनल फिक्स कॉस्ट है 80 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 करोड़ 50 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे चाहिए 12% ऑन दिस। बीटा हैज जस्ट रिसीव अ स्पेशल ऑर्डर, बीटा डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिल गया जिसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए कंपोनेंट चाहिए, सिमिलर टू द वंस मेड बाय द अल्फा, जो अल्फा बनाता है वही वाला कंपोनेंट चाहिए, सेम वही कंपोनेंट। ठीक है ना, अब क्या लिखा है, फुल्ली अवेयर ऑफ द आइडल कैपेसिटी, उसको भी पता है बीटा वाले को भी कि ये आइडल है, कुछ आइडल कैपेसिटी ऑफ अल्फा। बीटा हैज आस्क्ड अल्फा से उसने क्वांट किया फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई कर दे भाई 3 लाख यूनिट। तो दूसरे डिपार्टमेंट से बीटा को जब ऑर्डर मिला तो बीटा ने अल्फा से बोला भाई जो 3 लाख यूनिट तुम नहीं बनाते अब बना के दे दो हमको। तो नंबर ऑफ द कंपोनेंट विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कुछ प्रोसेसिंग में। तो अल्फा एंड बीटा एग्री कर गए, लेकिन इससे क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई हमारी 5 रुपए की। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी आप, 5 रुपए की।
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करके बताओ कि अल्फा कितने रुपए चार्ज करेगा बीटा से उसको ट्रांसफर करने के लिए। अल्फा डिपार्टमेंट है जो वो कितने रुपए चार्ज करेगा बीटा डिपार्टमेंट से। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है इसमें। देखो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था, फिक्स कॉस्ट गिवन है 80 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 160। अब मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके हमारे, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन तो रिक्वायर्ड हो गई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 160 है, 180 में से 160 माइनस करेंगे तब भी कंट्रीब्यूशन आता है, इस तरीके से भी आता है। बट यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रही है वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी सी, 5 रुपए पर यूनिट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रही है वेरिएबल कॉस्ट। और आउटसाइड बेचते हैं जब हम कितने में बेचते हैं, 180 में। लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट को देंगे तो हम कितने में देंगे, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, सिर्फ 12% चाहिए ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट कितनी है वो देख लेते हैं पहले। 7,50,000 रुपए के ऊपर 12% चाहिए, 7,50,000 के ऊपर 12% चाहिए, सॉरी 7,50,00,000 के ऊपर, तो ये 90 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट कितने की हमारी, 90 लाख रुपए की। ठीक है, और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 80 लाख की। फिक्स कॉस्ट है हमारी 80 लाख रुपए की। जितना भी कैपिटल लगाया हुआ है 7,50,00,000 रुपए आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, 12% का प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है उस पर, तो 90 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, 80 लाख रुपए का। अब रेजिडुअल इनकम भी है कुछ आ रही, रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम भी निकाली थी हमने। रेजिडुअल इनकम का मतलब है जो हम नहीं कमा पाए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में देखा था। तो अल्फा का कितना है रेजिडुअल इनकम, 1 करोड़ रुपए। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 1 करोड़ और 2,70,00,000 रुपए। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 2,70,00,000 रुपए का। इतना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा टोटल अल्फा डिपार्टमेंट का। कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना होगा, 2,70,00,000 रुपए का। प्रॉफिट 90 लाख ठीक है, 80 लाख ठीक है, ये दो चीजें फिक्स कॉस्ट। रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम अर्न नहीं कर पाए, इलस्ट्रेशन 1 में भी हमने ही देखा था। ठीक है, तो उसको भी जोड़ लिया। अब हमने टोटल प्रॉफिट मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 2,70,00,000 रुपए की। अभी हम कितने यूनिट बना रहे हो, देखो अभी आप बना रहे हो 12 लाख यूनिट। 12 लाख यूनिट पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन 12 लाख यूनिट से कितना आ रहा है, ये चेक करो पहले। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 12 लाख यूनिट, 12 लाख यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 180 माइनस 60, 20 रुपीज आ रहे हैं। तो 12 लाख इंटू में 20, 24 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन अभी आ रहा है हमारे पास। 24 लाख 2,40,00,000 हो जाएगा, सॉरी एक जीरो और आ जाएगा ना, ये एक 40 लाख। तो 2,40,00,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है हमारे पास, एग्जिस्टिंग यूनिट से, 12 लाख यूनिट से। तो जो एडिशनल यूनिट बनाएंगे हम 3 लाख यूनिट, एडिशनल 3 लाख यूनिट्स बनाएंगे, एडिशनल 3 लाख यूनिट बनाओगे, इससे कितने कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ सकता है, 2,70,00,000, 2,40,00,000 तो ऑलरेडी आ रहा है, तो 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन एडिशनल आ सकता है यहाँ से। टोटल पर यूनिट कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू निकाल लो, 30 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, 10 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन इससे आ सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 10 रुपए का। अब देखो ट्रांसफर प्राइस निकालना है, सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ था हमारा, 160 रुपए दे रखा था पहले से ही। तो ट्रांसफर प्राइस निकाल लेते हैं। ट्रांसफर प्राइस सिंपल हो गया आपका। जब डिपार्टमेंट अल्फा डिपार्टमेंट बीटा को गुड्स ट्रांसफर करेगा तो अपने 160 रुपए तो लेगा ही लेगा भाई, 160 रुपए तो प्रोडक्ट में लग रहे हैं। 5 रुपए किस लिए लेगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, वो भी लेगा 165 रुपए। 10 रुपए का ये प्रॉफिट चाहेगा कंट्रीब्यूशन। भाई नए वाले, जब नया वाला
100% कैपेसिटी पे काम करेगा तो टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 2 करोड़ 70 लाख। 12 लाख यूनिट से कितने कमाए, 2 करोड़ 40 लाख। तो जो कम रहेगा वो कहाँ से कमाएगा, एडिशनल यूनिट से, तो 10 रुपए। यहाँ पर टोटल ट्रांसफर प्राइस कितना होना चाहिए, 175। ठीक है, देखो इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 175। वेरिएबल कॉस्ट डिजायर रेजिडुअल इनकम प्लस इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, जो भी इसका होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, इफ बीटा कैन बाई फ्रॉम आउटसाइड लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, अगर 165 से, देन ओनली द डिसीजन ट्रांसफर प्राइस कितना, 175 विल बी सब ऑप्शनल फॉर द ग्रुप एज होल। अगर 165 से कम में मिले तो उसको परचेज कर लेना बाहर से, नहीं मिलता तो फिर यहीं से परचेज कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक और इलस्ट्रेशन, लास्ट इलस्ट्रेशन 15, लास्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफरर लिमिटेड है कोई, हैज टू प्रोसेस प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग, दो काम करते हैं प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। नॉर्मल आउटपुट पर वीक के 7500 यूनिट बनाते हैं, 75% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो 7500 यूनिट बनाते हैं, 100% पे करेंगे तो 10,000 यूनिट बनेगी जनरली। ट्रांसफरी लिमिटेड हैज प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो रही है उनके पास कुछ प्रिपेयरिंग में भी, और तो उनको क्या चाहिए, 2000 यूनिट चाहिए पर वीक प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर देयर फिनिशिंग प्रोसेस के लिए, तो 2000 यूनिट चाहिए। अब दो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन प्रॉब्लम होगी ट्रांसफरी लिमिटेड को। प्रिपेयरिंग एंड रिक्वायरमेंट, उन्होंने कितने यूनिट्स मांगे, 2000 यूनिट मांगे। द एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वन प्रिपेयर्ड यूनिट ट्रांसफर लिमिटेड कैपेसिटी एज फॉलो। मटेरियल लगता है 2 रुपए का, पूरा वेरिएबल है। लेबर लगता है 2 रुपए का, ओवरहेड लगता है 4 रुपए का, टोटल खर्चा हो गया 4 2 8 रुपए। ठीक है ना। द सेल प्राइस ऑफ अ कंप्लीट यूनिट, अगर मैं पूरी फिनिश करके यूनिट बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 16 रुपए। प्रॉफिट कितना है, 4 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई पर यूनिट में, 12 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी पर यूनिट, 12 रुपए की। ठीक है ना। कॉन्टैक्ट द इफेक्ट दैट प्रॉफिट, 16 वाला प्रॉफिट 4 का होता है पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आती है 12 रुपए की। Contrast that affect the profit of the transfer limited 6 months 25 weeks for supplying units to transfer limited with the following alternative transfer price per unit। पहला किस पे बोला है, मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो। अगर मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे इसको। ठीक है, फिर बोला है मार्जिनल कॉस्ट में 25% जोड़ के ट्रांसफर कर दो। फिर बोला है मार्जिनल कॉस्ट में 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जोड़ के ट्रांसफर कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 20 लाख। देखो पहले वाले में तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। जब फर्स्ट वाले लेवल पे आप ट्रांसफर करोगे तो उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा, बिल्कुल एड कॉस्ट पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना है, कितने यूनिट ट्रांसफर करने थे इनकी भाई, रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट थी पर वीक, तो 25 वीक में कितनी हो जाएगी, 50,000 यूनिट। 50,000 यूनिट चाहिए। अभी कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 7,500 यूनिट 25 वीक तक बनाते हैं आराम से, तो 4 रुपए कमाते हैं। प्रॉफिट कितने का, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 7,50,000 का कमाते हैं। 7,500 यूनिट थी ना पर वीक, ये रहा। द नॉर्मल आउटपुट कितना आता है, 7,500 यूनिट पर वीक। तो एग्जिस्टिंग जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 7,500 यूनिट 25 हफ्तों तक, 4 रुपए के हिसाब से 7,50,000, और 25 हफ्ते तक अगर मैं 2000 यूनिट ट्रांसफर कर दूंगा तो 50,000। मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ले लो, कितनी दे रखी है, 2 रुपए दे रखी है मटेरियल की, 1 रुपए लेबर की आ जाएगी 50%, और 25% 4 रुपए का, तो ये 1 रुपए इसका आ जाएगा। 2 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, 4 रुपए तक आ गया। अब हमने मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दिया, तो एट दिस ट्रांसफर प्राइस देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया ही नहीं इसमें। अगर आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को एट कॉस्ट पे दे दिया तो कोई भी इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं पड़ने वाला। सेकंड केस में कह रहा है 25% एक्स्ट्रा ले लो, मार्जिनल कॉस्ट में 25% एक्स्ट्रा ले लो। मार्जिनल कॉस्ट कितने रुपए आई हमारी, 4 रुपए आ गई। देखो
मार्जिनल कॉस्ट कितने रुपए निकली, 4 रुपए। अगर 1 रुपए इसमें 25% एक्स्ट्रा मिल जाए, 25% का मतलब 1 रुपए, अगर हम ट्रांसफर करें 5 रुपए में जिसकी मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए थी, तो प्रॉफिट 1 रुपए का हो गया। 50,000 यूनिट पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 50,000। ठीक है, टोटल यूनिट ट्रांसफर कितनी होंगी 25 वीक में, 50,000 यूनिट, 1 रुपए का पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरे वाले केस में क्या लिखा हुआ था, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड केस पे लिखा है मार्जिनल कॉस्ट में 15% जोड़ दो कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20 लाख यूनिट्स है और 20 लाख रुपीज। 20 लाख का 15%, 20 लाख का 15% हो जाएगा 3 लाख रुपए। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है हमारी, देखो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट तो 4 रुपए है। 20 लाख का 15% हो गया कितना, 3 लाख रुपए। ठीक है, अब इसको 50,000 से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट भी आ जाएगा, क्योंकि 4 रुपए तो पर यूनिट है। पर यूनिट निकालने के लिए ट्रांसफर प्राइस चाहिए हमें तो। ठीक है, अब ये 0.5 क्या है, 0.5 इसलिए लिया भाई एनुअल था पूरा का पूरा। कैपिटल एम्प्लॉयड पूरे साल की दे रखी है ना, तो हमें 6 महीने की तो चाहिए, 6 महीने की चाहिए तो इसलिए आधा कर लेंगे, 25 वीक्स। तो कितना आ गया इनका, 7 रुपए आ गया। देखो ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया, 7 रुपए आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपए थी तो कंट्रीब्यूशन 3 रुपए आ गया। 3 रुपए इंटू में 50,000 यूनिट, 1,50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1,50,000। कैसे निकाला हमने, 4 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। फिर हमने क्या करा भाई, 15% कर लिया किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी, 20 लाख। 20 लाख का 15% किया, 3 लाख आ गया। ये पूरे साल का है, 6 महीने का कितना हो जाएगा, 1,50,000 पर यूनिट निकाल लिया। फिर हमने 50,000 से डिवाइड करके 3 रुपए पर यूनिट आ गया। 4 रुपए पहले से था तो 4 और 3 7 रुपए में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सिंपल। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है इन्होंने। फोर्थ पॉइंट में दिया है एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था, एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे भी ट्रांसफर कर दो। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी हमें बनाने की टोटल, देखो 2 2 4 और 4 8 रुपए। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कितनी है हमारी, 4 रुपए। अगर 8 रुपए में मैं ट्रांसफर करूंगा तो इन्होंने ये किया हुआ, देखो प्रॉफिट इंक्रीज बाई 50,000 इंटू 4, 2 लाख। 8 - 4 क्यों करा, एग्जिस्टिंग कॉस्ट पे ट्रांसफर करना है, यानी 8 रुपए पे ट्रांसफर करना है वो प्रोडक्ट जिसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए। टोटल कॉस्ट तो 8 रुपए है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसकी, 4 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है। ये प्रॉफिट दिखाने का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या मांगा हुआ है इन्होंने, एग्जिस्टिंग कॉस्ट में अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू में यूनिट प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितने रुपए हमारी, 8 रुपए की। फिर क्या बोला, प्लस करो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा, 4 का, नहीं नहीं नहीं, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट। प्रिपेयरिंग कॉस्ट, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट 4 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 12, 16 माइनस था ना कुछ, 16 - 4 टोटल, और यूनिट प्रॉफिट है 4 रुपए का। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, एक बार देखते हैं कैसे है ये रहा। अच्छा कॉस्ट बोला था, ये मैंने प्रॉफिट लिख दी। टोटल कॉस्ट कितनी है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट आ रही है हमारी 8 रुपए बनाने की। टोटल कॉस्ट तो वैसे पर यूनिट 12 है ना, 8 रुपए आ रही थी। 8 रुपए, 8 डिवाइड बाई 12, प्रॉफिट कितने का है, 4 का। तो 8 रुपए की कॉस्ट प्लस बढ़ा के लेनी थी। कैसे ट्रांसफर करना है हमें, प्रिपेयरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट। इन्होंने खुद ही अपनी लैंग्वेज बना के दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेंगे। यूनिट प्रॉफिट कितना, 4, जो भी सॉल्व करने पे आया 6.67 आया, नहीं सॉरी 10.67 आया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसमें हमारी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ, 10.67 आया ट्रांसफर प्राइस जनरली।
10.67 आया, इसमें हमारा 4 रुपए की नॉर्मल कॉस्ट 6.67, ये माइनस कर दो, ये प्रॉफिट लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। 6.67 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट वाला एग्जांपल, लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखें, एक एट एन एग्रीड मार्केट प्राइस, अगर 8 रुपए 50 पैसे में ट्रांसफर करोगे, 8 रुपए 50 पैसे में, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा हमारे को, 4 रुपए 50 पैसे का पर यूनिट। तो 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल है, गिवन है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी करते हैं नेक्स्ट।